राधे राधे। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने इंग्लिश प्रोज से पहला चैप्टर को पढ़ा था, जिसका नाम था इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसके लेखक थे जिन्हें हम जानते हैं बापू के नाम से और फादर ऑफ नेशन के नाम से। उनका जो ऑटोबायोग्राफी था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये सब हम पढ़ लिए हैं। कौन रेस्टलेस है एकदम? रेस्टलेस बर्ड कौन है? अंग्रेजी में बता। नहीं, हिंदी कहीं। चलिए इधर देखिए, आज हम लोग अपने उसी इंग्लिश के किताब का दूसरा हिस्सा, जिसका नाम है पोएट्री, से पहले चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। लिखने वाले व्यक्ति का नाम है, स्पेलिंग में गड़बड़ा था, नहीं JHON ई था कि ना था, हम वो में कंफ्यूज करवा दिया तुझला। ठीक, ये जॉन डॉन है, ये ओकर में हरुआ है। समझ सकते हैं जो आप लोगों को क्या पढ़ना है, यहाँ से भी समझ सकते हैं और पीछे तो हिंट देवले है। चलिए सुनिए, हम बनाए हैं होइबे कर चले ने देख का होवे, JH होवे कि JO होवा है, चले ने देख लो, कोई दिक्कत? एक क्लिक के तो बात है। हम लोग बिना किसी देरी के आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पर। JOHN होता है, हम JHON लिखे हुए थे, ये हैं जॉन डन। ठीक, सबसे पहले हम लोग जॉन डन के बारे में जानते हैं, ये थे कौन, क्या थे, कैसे थे। सुनिए, जॉन डन बॉर्न इन 1522 एंड डाइड इन 1631, यानी जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में और मृत्यु हुई 631 में। तो कितना बोली है? 600। अच्छा फिर से सुनो, जॉन डन का जन्म हुआ 1572 में और मृत्यु हुई 1631 में। द pioneer of a new kind of lyrical and satirical verse called metaphysical was born in London into the prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was strongly anti-Catholic। पूरी कहानी समझिए। जो जॉन डन है उनका जन्म हुआ है लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। तो किस शहर में जन्म हुआ? लंदन में। कब हुआ है? 1572 को। ठीक, और कैसे घर में जन्म हुआ इनका? एक व्यापारिक वर्ग में, एक व्यापारिक परिवार था इनका, और मानते थे किस धर्म को? तो वे लोग मानते थे रोमन कैथोलिक, जो है ये आप लोग 11th में पढ़े हैं इतिहास में, तो रोमन कैथोलिक धर्म को मानने वाले ये लोग थे, उन्हीं में जॉन डन का जन्म हुआ। ठीक, और जॉन डनम को कहा जाता है, जॉन डनम नहीं, जॉन डन को कहा जाता है मेटाफिजिकल के, समझो कि सबसे प्रमुख कवि हैं। अब आएगा कि मेटाफिजिकल होता क्या है। मेटाफिजिकल समझो गांव में मम्मी के गा भी जाना है, कौन कहित कुछ और रहा है, अर्थ कुछ और निकला है, कहित कोई और के रहा है, कहाइत कोई और पर रहित रहा है। बिल्कुल वैसे मेटाफिजिकल उसी प्रकार के है, किसी चीज से किसी दूसरे चीज की तुलना करके दिखाना। बस तो मम्मी वाला में अंतर इतना है कि इसमें जो बातें होती है वो गहराई की होती है, दर्शन की होती है, भाव की होती है। अब मम्मी वाला झगड़ालू होती है। इसमें समझ सकते हो, इनका एक कविता है, उस कविता में ये प्रेम को, प्रेमी को और प्रेमिका को कैसे दिखाते हैं। वो कहते हैं कि कंपास में 2 गो सुई होता है, या मान लो घड़ी के 2 सुई, एक स्थिर है और एक चल रहा है। तो कहते हैं कि एक जो है ये मेरी प्रेमिका है, ठीक, और ये मैं हूं, और जैसे प्रेमी कहीं भी घूमता रहे, घूम फिर के उसका केंद्र बिंदु तो यही है, आना इसी के पास है, वैसे ही प्रेमी होता है। प्रेमिका के वो इर्द गिर्द कहीं भी घूमे, कहीं भी जाए, अंत में वो आएगा कहाँ? अपनी प्रेमिका के पास ही।
समझ गया? जैसे तुम्हारा वो घड़ी के सुई है, तो घड़ी के सुई में तो दोनों चलता है, लेकिन समझ लो कि एक छोटा वाला सुई है वो स्थिर रहता है, 1 घंटे के लिए धीरे धीरे बढ़ता है। तो मान लो कि कैसे वो स्थिर है और एक जो कांटा है वो चलते रहता है, वो कहूँ चले अंत में इसके पास उसको आना ही है। तो वो बताते अपनी प्रेमिका को कि हम तो उस घड़ी के सुई के जैसे हैं, हम दोनों, समझ गए? हम कहीं भी जाए दुनिया भर में आएंगे हम तुम्हारे पास ही। तो इसको अपना एक वस्तु को लिए और उस आधार पे वो अपने प्यार को दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल देके कि हम दोनों इसके जैसे हैं। इसी को कहा जाता है मेटाफिजिकल। अभी आप लोग 12th में हैं तो इतने जानिए, अगर ग्रेजुएशन करते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो वहां और इसके बारे में जानिएगा। तो यहाँ तक क्लियर? जॉन डन का जन्म इंग्लैंड के लंदन शहर में 1572 ईस्वी में हुआ और ये मेटाफिजिकल के सबसे प्रमुख कवि में से एक हैं। इनका जन्म एक व्यापारी परिवार में, व्यापारिक जो परिवार है उसमें हुआ और उनके परिवार लोग किसको मानते थे? रोमन कैथोलिक धर्म को मानते थे। और जब इनका जन्म हुआ था, जिस टाइम पे ये थे, उस टाइम पे इसके विरुद्ध चल रहा था लड़ाई, रोमन कैथोलिक के विरुद्ध, समझ गए? और ये थे किस धर्म से? रोमन कैथोलिक से। वहाँ पे एक नियम था, आप रोमन कैथोलिक रहिए, लेकिन आप जब डिग्री लेते हैं, यूनिवर्सिटी से पास होते हैं, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि जो इंग्लैंड के महाराजा या महारानी हैं वो चर्च के सुप्रीम हैं। सुप्रीम मतलब चर्च में वो सबसे प्रमुख हैं। अगर आप इस बात को नहीं मानिएगा तो आपको डिग्री नहीं मिलेगा, मानिएगा तो डिग्री मिलेगा। ठीक? तो ऐसे समय में इनका जन्म हुआ, ये मामला चल रहा था और इसी वजह से यहाँ पे जब ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इनको बिना डिग्री के ही अपना कॉलेज, अपना यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा था, क्योंकि ये उस चीज़ को स्वीकार नहीं किए थे। ओथ ऑफ सुप्रीमेसी कहा जाता है, सुप्रीमेसी, ठीक, सुप्रीम, ओथ ऑफ सुप्रीम कहा जाता है उसको। तो वो स्वीकार नहीं किए थे और बिना डिग्री के ही वो छोड़ दिए पढ़ाई। किस वजह से? अपने धर्म के वजह से। यहाँ तक कहानी समझ में आया? इनका इंट्रोडक्शन है। क्यों छोड़े पढ़ाई? क्योंकि जिस धर्म में ये थे उसके विरुद्ध लड़ाई चल रही थी। आप हमको सुप्रीम मानिए तब हम डिग्री देंगे, कहे कि हम अपना धर्म, डिग्री लागी अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे, तुमको सुप्रीम हम नहीं मानेंगे, तुमको डिग्री नहीं मिला। ठीक? उसके बाद देखिए, ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की और जो धर्मशास्त्र होते हैं, अध्यात्म की जो किताब होता है उसके बारे में भी पढ़े। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नोबल एक्सपेडिशंस एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबल, अ जॉब ही लॉस्ट व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स। नाइस होता है ना जी, कि निस होता है, जो हो, आप समझो यहाँ पे हुआ का। इन्होंने कानून की भी पढ़ाई की, इन्होंने अध्यात्म की भी पढ़ाई की। ठीक? और ये 2 नौसेना में भी, जो नौसेना अभियान था उसमें भी ये रहे, युद्ध किए, जो भी किए तो ये किए। उसके बाद इनको मिला एक सेक्रेटरी, एक सचिव के रूप में इनको काम। कोई बहुत बड़ा व्यापारी या जो भी व्यक्ति था कुलीन वर्ग के, जमींदार, जैसे मान लो हमारे यहाँ कैसे जमींदार होता है, तो इनको मिल गए वो जमींदार के यहाँ नौकरी। अब नौकरी वहाँ कर रहे थे, अब करते करते तो रंग मिजाज वाला आदमी है ये है, ओकर भतीजिए से इनका हो गया प्यार। अब जैसे ही प्यार हुआ, इन दोनों को पता था, उस लड़की को भी और ये जॉन डन के भी, कि मालिक तो मानेंगे नहीं, कितनों है तो नौकर था। तो इन दोनों ने कर लिया चुपके से विवाह, जॉन डन और उसके मालिक की जो भतीजी है, दोनों मिलकर कर लिया चुपके से विवाह। ठीक? लेकिन कितना दिन चुप पे रहिएगा, पता तो चल ही जाना है। पता चल गया इसके मालिक को, तो उसने जॉन डन को भेज दिया जेल। तो प्यार के चक्कर में इनका नौकरी भी गई और ये जेल भी गए। कुछ दिनों तक जेल में रहते हैं, फिर जेल से रिहा हो जाते हैं और इनके प्यार को, इनके विवाह को मान्यता दे दी जाती है। और ये अपनी पत्नी से बहुत ही प्यार करते थे। अंदाजा लगाइए, 16 साल के शादी में 12 को बच्चे को जन्म दी थी इनकर पत्नी। रियलिटी बता रहे हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, गूगल है, AI है। 16 साल के विवाह में 12 बच्चे, 12वां बच्चे को जन्म देते हुए इनकी पत्नी मर गई और वो बच्चा भी
मरा हुआ था, ठीक। और तब इन्होंने शपथ ले लिया था कि हम जीवन में कभी अब विवाह नहीं करेंगे, मेरी पत्नी जो थी वही रहेगी। जेल में कैसे रहे? जेल में कुछ वर्षों के लिए, तो कुछ साल आइए, बढ़िया लॉजिक लगे, कुछ साल तो जेलों में रहे थे। फिर भी 16 साल के वैवाहिक जीवन में 12 बच्चे थे इनके, तो पत्नी से बहुत इनको प्यार था, समझ गए। तो जेल क्यों गए थे ये समझ गए। आगे देखिए, इन 16 अब यह देखो, इन 1615 at the age of 42 Don accepted ordination in the Anglican Church and soon became one of the greatest preachers of his time। 1615 में जब जॉन डॉन 42 साल की उम्र में थे, तब इन्होंने क्या किया, एक चर्च है जिसका नाम है एंग्लिकन चर्च, वहाँ पे वो अपने धर्म का जो भी वो दीक्षा लिए, और उसके बाद समझो कि वो चर्च के फादर पोप जो भी समझना है तुमको समझो, बन गए। और बहुत जल्द वो उसमें फेमस भी हो गए अपने उपदेशों के कारण, ठीक। तो ये चीज हो गया। आगे देखिए, इन लव लिरिसिज्म डन ब्रोक कंप्लीटली विद द पेट्रिकन ट्रेडिशन इंट्रोड्यूसिंग एन इंटेलेक्चुअल एंड कोलोक्यूअल टोन। अब यहाँ पे जो है डोन जो लिखते थे, डन, डोन का डन ऐसे शुद्ध उच्चारण है डन, तो डन जो लिखते थे उसमें इन्होंने एक नया विचारधारा लाया। पहली की जो परंपराएं थी उसको इन्होंने तोड़ दिया, एक नए तरीके से लिखना इन्होंने शुरू किया, जिसमें बौद्धिक बातें भी यानी बुद्धि के ज्ञान की भी बातें होती थी, और बोलचाल की जो भाषा होता है उसको अपनाया, ताकि लोगों को ज़्यादा बढ़िया समझ में वो आए, ज्ञान भी मिल जाए और समझ में आए, आनंद भी आए। तो उस तरह के ये चीज को अपनाए। His love poems use the least discoveries of science and geography to, आगे फिर मिलेगा इसमें कि इनकी जो प्रेम कविताएं होती थी उसमें विज्ञान और भूगोल को भी दिखाया जाता था, उन सब चीजों को वो जोड़ करके दिखाते थे कि बाकी चीजों का भी लोगों को समझ हो और इसके बारे में भी जान पाए। हैमर होम अ पॉइंट एंड कंबाइन पैशन विद वर्बल एंड इंटेलेक्चुअल टीचिंग। तो इसमें वो विज्ञान और भूगोल के जोड़ करके अपने बात को बहुत ही प्रभावी ढंग से लोगों के सामने रखते थे। उसमें भावुकता भी थी, उसमें बौद्धिक ज्ञान भी थी, मतलब इमोशन भी है, तुम सैड भी हो सकती हो, खुश भी हो सकती हो, हंसी मजाक सब कुछ को उन्होंने अपने कविताओं में डालने का प्रयास किया है, समझिए। उसके बाद डन इज वेल नोन फॉर हिज सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सटायर्स एंड एलिजीज एंड सरमोन्स। डॉन को हम लोग, जो जॉन डन है, उनको हम लोग गीतों के लिए, उनका जो गीत है या वो जो सोनेट लिखे या व्यंग लिखे या बाकी के जो भी चीज़ें लिखे, सब एक से एक लिखे। उनका क्या आता है जी, गीत भी आ जाएगा, सोनेट जो 14 लाइन वाला होता है बताए हैं, व्यंग कविता यानी कि तुम कविता को पढ़ो तो उसमें सीखने को भी मिलेगा और हंसी भी आएगी, तो वो चीज़, शोक गीत या उपदेश सब के लिए प्रसिद्ध है, जो भी लिखे वो इनका फेमस हुआ है, ठीक। आगे वो बताते हैं कि जेन्युइन पोएटिक फीलिंग्स, हार्स मैटर्स, स्ट्रेंड एंड विम्सिकल इमेजेस कैरेक्टराइज ऑल हिज पोएटिक क्रिएशन। कि इनका जो भी काव्य रचना था उसमें जो भी भावनाएं होती है, तुम पढ़ोगे तो लगेगा कि जैसे कि ये सचमुच की कहानी है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो उसमें आपको भावना भी मिलेगा, थोड़ा तुलना भी मिलेगा, तो आप मेटाफिजिकल समझ जाइएगा। सूर्य के और अपने बीच वो तुलना करेंगे, ठीक। सूर्य से अपनी पत्नी से जब वो बात करेंगे तो तुलना करेंगे, कई सारी चीज़ों में मिलेगा, तो उसको समझ सकते हो। तो जो भी चीज़ है वो हर चीज़ को एकदम मनमौजी तरीके से लिखते हैं, हंसी मजाक, आंसू, गम, दुख, प्यार में मिलना बिछड़ना सब तुमको इनकी कविता में मिल जाएगा, समझ गए। इंट्रोडक्शन समझ में आया, बार हिंदी में रिपीट कर दें, ठीक। तो जॉन डोने का जन्म कब हुआ है, 1572 में। कहाँ हुआ, इंग्लैंड के लंदन में, ठीक। किस परिवार में, एक व्यापारी परिवार जो किस धर्म को मानता था, कैथोलिक धर्म को। इन्होंने अपना पढ़ाई कहाँ किया, जहाँ से डिग्री छोड़ दिए थे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों छोड़ दिए ये डिग्री, क्योंकि इनको धर्म के कारण इनको जो चल रहा था तनाव, उसके वजह से, ठीक। उसके बाद ये अपना काम में लग गए,
नौसेना अभियान में रहे, फिर एगो जमींदार के यहाँ ये नौकरी करने लगे। वहाँ पे क्या हुआ, उस जमींदार की भतीजी से इनको हो गया इश्क प्यार, फिर उससे विवाह किए चुपके से, और इस कारण से उनको जेल भी जाना पड़ा और अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ी। बाद में इनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है और 1615 ईस्वी में जब ये 42 साल के थे तो इन्होंने फादर बन गए, या जो भी कहो, अपना वो दीक्षा लिए एंग्लिकन चर्च में और बन गए वहाँ के एक फादर, उपदेशक, जो भी कहो। फादर दूगो भाई, तू साइंस वाला है, तू शांत बैठो। 8-16 समझ रहा है हम किस फादर की बात कर रहे हैं, ठीक। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं ना, वैसे ही चर्च में फादर होते हैं। फादर से बड़े बिशप होते हैं और उनसे बड़े पोप होते हैं, समझ गए। तो वो फादर की बात हम कर रहे हैं कि चर्च में बन गए, ठीक। उसके बाद इन्होंने जो भी अपना कविता लिखा उसमें भावनात्मक चीज़ें आपको मिल जाएगी, हंसी मजाक मिल जाएगा, एक नए तरीके से इन्होंने उसको लिखना शुरू किया था। और फाइनली जाकर 1631 में ना जी इनकी मृत्यु हो जाती है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों को इतना ही याद रखना है। अब आगे बढ़ जाएं। चलिए तो आज ये जॉन डोन के कविता है जो आज हम लोगों को पढ़ना, उसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले देखो बुआ, ऑब्जेक्टिव लगे तुम लोगों को हम बता देते हैं। लाइन कहीं से भी दे देगा अब पूछेगा कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो इनको मैं बता दे, जहाँ स्पेलिंग तुमको उटपटांग जैसा लगे, एक्स्ट्रा लगे, तो समझ जाइए कि जैसे देखिए जैसे बिलीव के स्पेलिंग होता है यही ना जी, गलती ना लिख रहे, स्पेलिंग वर्ड टेढ़ा होता है, ये ओरिजिनल है, इनका वाला मिलेगा आगे देखना। गो के स्पेलिंग क्या होता है, ई का लिखे हैं, ठीक। हम लोग याद करते हैं जी ओ, इनकर का है ई, और तोड़ देता हिंट समझना। अगर एक्स्ट्रा में ई तुमको दिखाई दे दिया और नीचे जाओ तब जहां एक्स्ट्रा ई दिखाई दिया तो समझ जाओ केकर करमाती है, जॉन डन के है। और चैप्टर कौन सा रहेगा तुम्हारा, एक के गो पढ़ना ही है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो या तो लेखक पूछेगा तब भी ठीक, कविता पूछेगा फिर भी ठीक, यही तुमको इसमें याद रखना है। ओला में जहां सिविलाइजेशन आया, महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनमें जहां एक्स्ट्रा में ई दिखा स्वीटेस्ट लव जॉन डन, समझ गए। तो देखो अब कविता पढ़ जाइए, क्या कर रहे हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर अवेयरनेस ऑफ दी। अब देखो यहाँ पे द या ऐसा कहीं स्पेलिंग देखे हो, नहीं देखो, दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो आफ्टर फीटर लव फॉर मी के स्पेलिंग ही होता है, यहीं से पकड़ लेना आप, समझो क्या करें। कहानी ये है कि जॉन डन जो है वो कुछ दिनों के लिए अपनी पत्नी से दूर जा रहे हैं किसी काम से, और जब वो दूर जा रहे हैं तो क्या उनकर पत्नी जाए देगी, वो गाना गा रहे कि छोड़ के न जाओ पिया मैंने तुझको ये दिल दे दिया, ठीक। तो वो समझा रहे हैं मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊंगा, ओ मेरे भोले सनम तेरी सर के कसम जाके जल्दी ही मैं लौट आऊंगा, यही तो चल रहा है। दोनों गाना गा रहे पगला, दोनों गाना है। जो पहला गाए ना वो सनी देओल के फिल्म है कि छोड़ के ना जाओ पिया मैंने तुझको ये दिल दे दिया, और जो दूसरा गाना गाए ना वो धर्मेंद्र के फिल्म है। बाप बेटा। अब देखो इधर क्या कर रहे हैं, जब वो जा रहे हैं तो पत्नी उनकी मना कर रही है तो मना रहे हैं, इसलिए वो सीन हम तुम्हारे दिमाग में क्रिएट किए। क्या कर रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, कि हे मेरी प्यारी पत्नी या प्रिय या जो तुमको अपना मन से डालना है, जाने मन, लाइफ, वाइफ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, फॉर अवेयरनेस ऑफ दी, इसलिए कि मैं तुमसे उब गया हूं, और नहीं इसलिए कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा तो बाहर दुनिया में कोई मुझे तुमसे बेहतर प्यार करने वाला मिल जाएगा, हम इसलिए तुमको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। समझ में आया इतना कहानी कि दांत ना निपड़ो, समझ में आया, क्या समझ में आया। वो अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हम तुमको छोड़ के इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हम तुमसे उब गए हैं या तुमसे बेहतर प्यार करने वाला कोई मुझे दुनिया में मिल जाएगा। बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट टिस बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट दस बाई फेंड डेथ्स टू डाई, लेकिन क्योंकि अंततः एक दिन हम लोगों को तो मरना ही है,
अलग तो होना ही है। तो इससे अच्छा है कि आज जो हम तुमसे अलग जा रहे हैं, इसी में इसका अभ्यास कर लो कि जब मैं मर जाऊंगा पहले या तुम मर जाओगी पहले, तो एक दूसरे के बिना कैसे रहेंगे, इसका अभ्यास कर लो। सती प्रथा कहाँ कहाँ कौन देश में हले? हिंदुस्तान में। अभी कहाँ पढ़ी था? बैल बुद्धि, यह से कहा जाएगा कि लड़की बैल हुआ है। मोटा दिमाग के आदमी। देखो यहाँ सबके दिमाग ऐसे रहा है, कौन बात कौन में घुसा दे तो पता नहीं चला है। इग्नोर मार। चलो सुनो यहाँ ध्यान से, अब एक बार और बोलेंगे फिर हम बोलते चल जाएंगे अपन सुर में, ढेर सुनी मजे में है। जॉन डो ने अपनी पत्नी से कह रहे हैं कि हे मेरी प्यारी पत्नी, बीवी, मेहरारू, जो भी हो, मैं तुम्हें छोड़ के इसलिए नहीं जा रहा हूं कि मैं तुमसे उब गया हूं, या इसलिए जा रहा हूं इस आशा में, इस चाह में कि मुझे तुमसे बेहतर कोई प्यार करने वाला मिल जाएगा, बल्कि मैं इसलिए जा रहा हूं तो तुम सोच लो कि एक दिन तो मृत्यु आना ही है, हम लोगों को मरना ही है। तो ये हमारे पास टाइम है, जब हम इसका अभ्यास कर लें, जब हम दोनों एक दूसरे से अलग होंगे तो मान लेना तुम कि मैं मर गया और मेरे बगैर तुमको रहना है, और जब मुझे तुम्हारी याद आएगी तो मैं ये मान लूंगा कि तुम मर गए और मुझे तुम्हारे बगैर रहना है। ठीक, कि इसका अभ्यास कर लेते हैं कि ये तो तय नहीं है कि पहले कौन जाएगा, कोई भी जा सकता है, तो जाने के पहले की बात ना बता रहे हैं। ठीक, तो जब तुम चली जाओगी या मैं चला जाऊंगा तो उसके बिना कैसे रहना है, उसका हम लोग इस मौके पर क्या कर लेंगे, अभ्यास कर लेंगे। आगे देखिए, फिर वो समझाते हैं अपनी पत्नी को कि यस्टर नाइट, अब देखो होता है यस्टरडे नाइट, यहाँ लिखा है यस्टर नाइट, द सन, सन का स्पेलिंग ही नहीं होता है, यहीं से पकड़ना है। वेंट हेंस एंड इट इज हियर टुडे, कि यहाँ पे जो सूर्य था वो कल चला गया था और आज फिर चल आया। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके पास कोई इच्छा नहीं है, आने का कोई वजह नहीं है, कोई चेतना नहीं है। नॉर हाल्फ सो शॉर्ट अवे, और नहीं उसका जो दूरी तय करके आया है वो इतना नजदीक है। पृथ्वी को उस तरफ से ऐसे ऐसे घूम के इस तरफ आना लंबा दूरी है। क्यों आया है पूरब? पूरब से वो पश्चिम गया था ना, तो मान लो पूरब में वहां पे उगा और पश्चिम में चला गया, तो पश्चिम से पूरब क्यों आया? क्या यहाँ पे उसकी कोई प्रेमिका है? कोई है? कितना लंबा दूरी है, वो दूरी तय करके वो चला गया कि यहाँ पे इसका कोई नहीं है। फिर भी जॉन डन अपनी पत्नी को यही सिखा रहे हैं, यही मेटाफिजिकल है। वो तुलना कर रहे हैं कि देखो सूर्य का कोई नहीं है, फिर भी वो उतना दूरी तय करके कल गया था और फिर आज वो यहाँ पे आ गया, जबकि उसके लिए यहाँ कोई इंतजार नहीं कर रहा है। और मैं तो बस इतना ही दूर जा रहा हूँ, थोड़ी दूर, शायद वो जर्मनी जा रहे थे, तो मैं तो बस यहीं जा रहा हूँ और मेरे पास आने के लिए वजह भी है, मेरी प्रेमिका मेरे इंतजार में है और मेरा सफ़र भी छोटा है, तो मैं तो सूर्य से भी जल्द तुम्हारे पास चलाऊंगा, तो तुम क्यों इतना फिक्र कर रही हो? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। समझ गए? यहाँ पे वही बता रहे हैं कि देन फियर नॉट मी बट बिलीव, देखो बिलीव के स्पेलिंग कैसे है, दैट शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मूव विंग्स एंड सफर्स देन ही के स्पेलिंग, यही सब तुम्हारा हिंट है। क्या करें कि बीती रात सूर्य यहाँ से चला गया था और फिर भी आज वह यहीं उपस्थित है, जबकि उसके पास ना तो इच्छा है, ना चेतना है, ना कोई वजह है, और इतना सफर भी दूर तय किया है, सफर भी उसका हमसे ज्यादा दूर है। और इसलिए मैं बता रहा हूं कि तुम भय मत करो, तुम डरो मत, तुम विश्वास रखो, मैं उससे भी तेज, सूर्य से भी तेज जाऊंगा और उससे भी तेज यात्रा करके चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पास आने का वजह है, इसलिए मेरे पास पंख भी है, मेरे पास प्रेरणा भी है और मैं बहुत जल्द ही आ जाऊंगा, तेरे सर की कसम। आगे देखिए, अब उसके बाद अगला लाइन में देखो, ये अपना शोक दर्शाएंगे, भाव लाएंगे, मनुष्य की कमजोरी के बारे में बात करेंगे। कह रहे हैं ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, कि मनुष्य कितना दुर्बल है, हाँ कितना अभागा है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट ऐड के देखो स्पेलिंग, अनदर आवर, आवर के स्पेलिंग देखो, ठीक, नॉट अ लॉस्ट आवर रिकॉल बट केम बैड चांस एंड वी ज्वाइन
ज्वाइनिंग टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस। कह रहे हैं इस लाइन में कि मनुष्य कितना दुर्बल है, कितना कमजोर है कि जब उसके जिंदगी में कुछ अच्छा हो रहा हो तो उसमें न तो वो 1 घंटा जोड़ सकता है और न ही वो उसको घटा सकता है। जितना फिक्स है उतना ही है। मेरा जब अच्छा पल चल रहा होता है तो आप चाह के भी उसमें 1 सेकंड जोड़ सकते हैं कि 1 सेकंड और खुश रह सकते। हम अभी यहाँ खुश हैं, नानी मर गई, ले अब जोड़ो अपना में 1 घंटा आया 1 सेकंड तो खुशी की चीज। तो हम लोग कमजोर हैं। खुशी के पल में हम 1 घंटा यहाँ दिए हैं, 1 घंटा तो छोड़ो, हम लोग 1 सेकंड भी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन एक और काम हम लोग करते हैं, जब दुख के समय आता है तो उसमें हम महीना साल सब जोड़ देते हैं। यही हमारी कमजोरी है। घटना हुआ कहिए आज रो रहे हैं, खुश नहीं होंगे पुराने बात को लेके, कुछ दिन मेरे साथ ये हुआ था तो खुश हो जाते हैं, नहीं। लेकिन दुख को हम बार बार उसमें जोड़ते रहते हैं। यही मनुष्य की कमजोरी है। ठीक, ये जो दुखों को हम अपने ऊपर हावी होने देते हैं, यही हमारी क्या बन जाती है, कमजोरी बन जाती है। हमें अपने दुखों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। ये अपनी पत्नी से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसका वजह है। अभी जो ये लोग अलग हो रहे हैं वो दुख की बात है कि खुशी की बात है, और उसके पहले ये लोग साथ में थे, दुख की बात है कि खुशी की बात है। तो खुशी की बात इसको याद नहीं है, उसको इसको याद नहीं करना है कि उतने दिन से हम लोग खुश थे और आज जब जा रही है, कभी जा रहे हैं तो वो दुखी है, उसमें जोड़ रही है कि इतना दिन हमको दुखी रहना होगा, दुखी रहना होगा। तो वही करें कि मनुष्य कितना दुर्बल है कि खुशी के पल में 1 घंटा भी वो जोड़ नहीं पाता है, और दुख वाले पल को वो बढ़ा बढ़ा के लमड़ा के 4 दिन के दुख को 40 दिन कर देता है। ठीक, हाँ 4 साल चल सकता है। एक दिन एगो लड़की के देखे इश्क हुआ, उसके बाद जिंदगी भर होके फिर में जिंदगी खत्म कर लिए। का आँख हले लगते लेकिन चमके थे कोहिनूर जैसे। हम अपन पर्सनल बात कहे, तू कान बंद कर लो, हमर हाल हम देख लिए, हम बोल। आगे देखिए, when thou sights not windy but sights my soul away। वो कह रहे हैं आगे कि जब तुम आहें भरती हो, जब तुम रोती हो तो वो सिर्फ आंसू नहीं होता है, वो मेरी आत्मा होती है। हम तेरे घरे, जब तुम आह भरती हो तो वो केवल हवा नहीं होती बल्कि मेरी आत्मा को अपने साथ ले जाती है। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। ठीक, when thou weepst unkindly kind my life's blood doth decay I can't be। कह रहे हैं कि जब तुम ऐसे रोती हो एकदम अनकाइंडली, मतलब क्या होता है, और उसको क्या कहते हैं, क्रूर बन के, यहाँ लिखे होंगे, रुको ना लिखे होंगे, कनेगे जब तुम कहते बेरहम बन के, बेरहम होकर जब तुम ऐसे रोती हो तो मेरा खून सूख जाता है, लगता है अब हम मर जाएंगे, क्योंकि अपने पत्नी से बहुत प्यार करते हैं जी। 16 में 12 कम है स्कोर। तो देखिए क्या कर रहे हैं कि जब तुम रोती हो तो मेरा खून सूखने लगता है। That thou loved me as thou sayest, if in thin my life thou waste, thou art the best of me। कि तुम कहती हो कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, और अगर सच में तुम हमसे प्यार करती हो तो तुम ऐसे मत रो, क्योंकि जब तुम रोती हो तो हम बर्बाद होते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारा अंश हूँ और तुम मेरा अंश हो। तो जब तुम ऐसे दुखी होती हो और बेरहम की तरह ऐसे रोती हो एकदम बेरहम होके, तो मेरे दिल पे क्या गुजरता है तो कभी महसूस करती हो। हम भी अंदर ही अंदर क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि तुम मेरा हिस्सा हो। देखो यहाँ लिखा हो, क्योंकि तुम ही तो मेरा सर्वश्रेष्ठ अंश हो, तो तुम मत रो। ये लाइन समझ में आया, वो पत्नी को क्या समझा रहे हैं, है ना भावनात्मक गहराई की बात, पत्नी को समझाने वाली भाव कि तू ही मेरी दुनिया जहान वे, तेरे बाजू कौन है मेरा। ना मैंने स्क्रिप्ट है कि लिख के लिए है, आ जाए थे कहानी से लिंक हो रहा है तो निकल रहा है गाना के मामले। आगे देखिए, लेट नॉट दाई
ए डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट एंड मे दाई फेयर्स फुलफिल। वो कह रहे हैं आगे कि चलो मान लेते हैं कि तुम्हारा जो दिल में डर है, जो घबराहट है, जो तुम सोच रही हो वो सच हो जाए कि हम जा रहे हैं, हम उधरे मर जाएंगे, मर उड़िया जाएंगे, यानी मृत्यु हो जाए मेरी, ठीक, मान लो वो सही हो जाए तो कोई बात नहीं। अगर किस्मत में यही लिखा होगा, नियति का ये सोचा हुआ सच हो जाए, तुम्हारा डर अगर सत्य हो जाए, वो सही साबित हो जाए, तो वो कह रहे हैं बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप दे हु वन अनदर कीप अलाइव है नेवर पार्टेड बी। कि अगर ऐसी घटना हो जाए जो तुम सोच के डर रही हो कि मैं वहाँ जाऊँगा और मर जाऊँगा, अगर तुम्हारा ये सोचा हुआ सत्य साबित हो जाता है तो तुम बस इतने सोचना कि जैसे रात को हम सोते हैं तो करवट बदल के तुम उधर सो जाती हो और मैं इधर सो जाता हूँ, और कुछ क्षण के लिए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, लेकिन अलग रहते नहीं हैं, बस हो जाते हैं नींद में। तो समझना कि हम दोनों नींद में हैं और कुछ क्षण के लिए हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, क्योंकि जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं वो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होते, मृत्यु भी उनको अलग नहीं करती। कि अपने भविष्यदर्शी हृदय से मेरे बारे में कोई अशुभ कल्पना मत करना, पहले कि मेरे बारे में गलत मत सोचना। अगर हो सकता है कि भाग तुम्हारा साथ दे दिया और वो डर सच हो गया कि मैं मर गया, तो ऐसा समझना कि हम केवल नींद लेने के लिए थोड़ी देर अलग हुए हैं, जो कि एक दूसरे को अपने भीतर जीवित रखते हैं। वे कभी अलग नहीं होते, जो एक दूसरे में जीते हैं वो कभी अलग नहीं होते हैं। कविता में कोई प्रॉब्लम समझ में आया? फिलहाल आप लोगों को समझ नहीं आएगा उतने गहराई से, और पढ़िएगा। कहीं इशक उशक हो जाए, प्रेमी या प्रेमिका आपसे अलग हो जाए, तब जोन डोन के बाद समझ में आएगा कि क्या कहा जाए। काहे कि जेकरा भींगा है ओकरे पता चला है। हाँ, समझ गया ना हो। जेकरा भूख लगे हुए है भोजन के महत्व जाना है। जेकरा इश्क में बिछड़ाने नहीं हुआ है, जो कभी इश्क में अलग ही नहीं हुआ है, उन बेहुदे लोगों को क्या पता कि इसका दर्द क्या होता है। समझ गए?